नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। क्लास 11 में भी है और आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें भी है, और साथ में अगर आप लोग MBA कर रहे हो तो MBA के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अब हमारा चैनल वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दिए गए आपके असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। हमने इस सर्विस को दो पार्ट्स में बेसिकली बांटा है, एक है फ्री सर्विस, एक है पेड सर्विस। फ्री सर्विस में हम लोग आपके बताए गए असाइनमेंट्स जो आप लोग हमको ईमेल में या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हमें भेजोगे, साथ में उसका ई बुक भी भेजोगे, तो हम लोग उसका एक पेज रेफरेंस या फिर उसका एक रेफरेंस वीडियो बनाकर फ्री में आपको इस चैनल पे अपलोड करेंगे। और साथ ही हम लोग दूसरे वाले में यानी कि पेड सर्विस की अगर बात करें तो हम लोग आपके असाइनमेंट्स को, आपके प्रोजेक्ट्स को अपने हाथों से बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे और उसका हम लोग चार्ज पे करेंगे। तो हम लोग ये सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं। ये सर्विसेज लाने का इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि हमने एक सर्वे में ये पता चला कि ऐसे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग को एक ट्रैप में फंसाया जाता है कि आप लोगों से पैसे चार्ज किए जाते हैं, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे और आखिर में वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते। वो या तो आपको पैसे लेकर आपसे ब्लॉक कर देते हैं आपको, या तो फिर आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के दे देंगे जो आपके किसी काम का नहीं है और आप उसमें बैकलॉग में आ जाते हो। आपको फेल हो जाना पड़ता है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपका पैसा भी वेस्ट होता है, आपका एफर्ट्स भी वेस्ट होता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए आप सभी भोले भाले स्टूडेंट्स को कोई ट्रैप में ना लेकर आ पाए, इसलिए अब आपको एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूँ मैं, जो हमारा मयंक स्टडी पॉइंट का चैनल है। वो आप सबको आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स में भी बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको पेड सर्विस लेना है तो पेड सर्विस के लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे, फ्री सर्विसेज लेने तो फ्री सर्विसेज भी हम लोग देंगे आपको। अगर इस सर्विसेज के बारे में डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़िए। हमारी टीम आपको आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करने में हेल्प करेगी। और साथ ही आप लोग अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उन तक भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ना बहुत होता है या फिर उनके पास टाइम नहीं हो रहा, जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल चीज़ों को काम करने के लिए, एक्सटर्नल चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एक सर्विसेज पे लेकर आए हैं। आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक PDF का लिंक है, उस PDF के लिंक से आप लोग हमारे जो भी सर्विसेज है उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा वीडियो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल के बारे में और साथ में जानेंगे स्टेजेस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होगा। दोस्तों लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के आगे हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। प्लेलिस्ट का लिंक हालांकि मैं डाल देता हूं ताकि आप लोग पूरे वीडियोस को अच्छे से फिर से एक बार देखो, जो यहाँ पे आप लोगों ने कोई टॉपिक को अगर मिस किया तो उस टॉपिक को कवर कर लो। तो अब हम लोग बात करें लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में। तो यहाँ पे ये क्या है, रिटर्न्स टू स्केल रेफर टू द चेंज इन आउटपुट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन द फैक्टर इनपुट्स साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रपोर्शन इन द लॉन्ग रन। जो रिटर्न ऑफ स्केल है वो रेफ़र क्या करता है, हमारे चेंज ऑफ आउटपुट में हम लोग जितना आउटपुट में हम लोग चेंज देख रहे हैं उसके बराबर या फिर उसके जैसा ही हम लोग इनपुट में देखते हैं। हम लोग आउटपुट हम लोग कब देखते हैं, हम लोग सब सारे चेंजेस होने के बाद देखते हैं, यानी कि फाइनल टाइम पे देखते हैं। लेकिन इनपुट्स में हम लोग अगर कुछ थोड़ा थोड़ा करके अपने चेंजेस कर रहे, एक फिक्स्ड जो हमारा इनपुट था, उसके बाद हम लोग वेरिएबल इनपुट्स उसमें जब ऐड करते रहते हैं, हर साल, हर महीने, हर दिन जो ऐड करते हैं वेरिएबल्स, उन सभी चीज़ों को एकजुट करके हम लोग को जो फिर आउटपुट निकलता है वो होता है रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही देखा है कि जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं, हम लोग अपने इनपुट्स में चेंज करते रहते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमारे काम के लिए, उसको हम लोग जब फाइनल टाइम पे जाके देखते हैं तो उसका आउटपुट में कुछ चेंजेस दिखता है। और जो ये चेंज होता है ये लॉन्ग रन के लिए होता है, शॉर्ट रन के लिए नहीं होता। शॉर्ट रन में जो होता है वो तुरंत आपको इमीडिएट रिजल्ट देता है, लेकिन हम लोग जो चीज़ लॉन्ग रन के लिए कर रहे होते हैं, एक लार्ज कैपिटल के लिए कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को एक लंबे समय के बाद दिखता है, जहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल्स के साथ साथ अपने इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हुए जाते हैं।
तो सिंपली पुट व्हेन अ फर्म चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स, जब कोई एक फर्म अपना क्वांटिटी चेंज करता है अपने इनपुट्स के, हर तरह के इनपुट्स में, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, हर दिन हो, तो जो फर्म ऐसे चेंज करता है अपने इनपुट्स को पर डे या फिर पर टाइम के हिसाब से, अपने टाइम पीरियड के हिसाब से फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो हम लोग को एक लॉन्ग टर्म चेंजेस देखने को मिलता है अपने आउटपुट में। अगर आप अभी सपोज़ करो कि आप एक कैपिटल डाल रहे हो, सपोज़ करो कि 1000 रुपये का आपने कैपिटल डाला और 1000 रुपये के लिए आपने एक लेबर को रखा, अब वो आपको प्रोडक्शन दे रहा है 100%, फिर आपने कुछ टाइम के बाद अपने इनपुट्स को बढ़ा दिया, यानी कि अपने लेबर को बढ़ाया, तो लेबर को बढ़ाने के साथ साथ अपने कैपिटल को भी बढ़ाया, तो अब आपने कैपिटल और लेबर को क्या कर दिया, 100% कर दिया, यानी कि एक था और 1000 था, 1000 में आपने 2000 का कैपिटल कर दिया और एक एम्प्लॉय से आपने 2 एम्प्लॉय कर दिया। जब 2 एम्प्लॉय हुआ तो उसका भी इनपुट हम लोग जब इंक्रीज़ किए तो उसका आउटपुट भी बढ़ गया। तो सेम इसी तरीके से अगर हम लोग कोई लार्ज स्केल तक करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो हम लोग का जो रिटर्न टू स्केल है वो चेंज हो जाता है, हमारा आउटपुट जो है वो चेंज हो जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में ये डेफिनेशन जो है अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। तो दोस्तों इसका 3 स्टेज होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, जो भी आपको आपके स्क्रीन में दिख भी रहा है। जहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम की बात करूँ तो डायग्राम में आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिख रहा है, कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल दिख रहा है और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिख रहा है, जिसमें हम लोग को क्या हो रहा है कि ये जो के वाला पोर्शन है, अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिखाऊँ तो ये जो के वाला ऑप्शन है इसको हम लोग कैपिटल समझते हैं और एल को हम लोग समझते हैं लेबर। लेबर में क्या होता है, जब हमारे पास कैपिटल 1K है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1K हम लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास भी लेबर 1 था, फिर हम लोग ने जैसे ही इसे बढ़ाया 100% किया तो इसका 2 हो गया, तो हमारा भी लेबर यहाँ पे 2 हो गया। जब ये सारे चीज़ इनपुट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन हर टाइम अपना इनपुट धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो हम लोग का आउटपुट भी जो हो रहा है वो आउटपुट का गैप निकल रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से कंस्टेंट रिटर्न टू सेल्स में जब आते हैं, तो रिटर्न में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग अपने आउटपुट अपने कैपिटल को भी सेम दे रहे हैं, अपने लेबर को भी सेम चीज़ दे रहे हैं, सब कुछ हम लोग इक्वल दे रहे हैं और उसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कंस्टेंट चलता रहेगा, वो धीरे धीरे हमारा काम, हमारा आउटपुट जो है सेम तरीके से देता रहेगा। आज एक लेबर है तो 1 क्वांटिटी दे रहा है, 2 लेबर है तो 2 क्वांटिटी दे रहा है, 3 लेबर है तो 3 क्वांटिटी दे रहा है, 4 है तो 4 दे रहा है। आई मीन उसको एवरेज करते चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको 4 बोल रहा हूँ तो 4 ही दे रहा है। मे भी हो सकता है हमारे पास जब 1 और 2 लेबर जुड़ जा रहे हैं तो वो हमें 3 का क्वांटिटी दे रहे हैं, 3 प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, फिर हम लोगों ने एक और बढ़े 4 से हम लोग को 5 मिल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वही होता है डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग में बात आती है तो डिक्रीजिंग में क्या होता है कि अगर आप लेबर 1 रख रहे हो और वो प्रोडक्शन आपको 2 करके दे रहा है, तो साथ में और भी काफ़ी लोग जो है आपने लेबर ले रखा है, और अब क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो वो करेगा, वो नहीं कर रहा है तो वो करेगा, वो नहीं कर रहा है तो वो करेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा आउटपुट जो है वो कम हो रहा है, हम लोग का इनपुट तो इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमारा आउटपुट जो है धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से आज डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पे स्टेजेस ऑफ रिटर्न टू स्केल में हम लोग को यही बताया गया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, व्हेन ऑल द फैक्टर्स इनपुट्स आर वेरिड इन द सेम पर पर्सन, देन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन मे टेक 3 फॉर्म्स, वाइजैक, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल, कंस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ स्केल। जो हम लोगों ने अभी समझा कि इंक्रीज़ में क्या होता है, जब हम लोग इनपुट डालते हैं, इनपुट बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। अगर कंस्टेंट में क्या होता है कि हमारा इनपुट आउटपुट दोनों इक्वल होता है, और डिक्रीजिंग में क्या होता है कि हमारा इनपुट तो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट घटता जा रहा है। तो जो आपको कर्व के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। अगर इस प्रैक्टिकल पेपर को अगर आपको और अच्छे से डिटेल्स में समझना है तो आप लोग मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाकर दूंगा जहाँ पे मैं आपको बेनिफिट्स वगैरह भी बताऊंगा। हालांकि इसी वीडियो में आपको बेनिफिट्स वगैरह इसी में पता चल जाएगा, जब मैं आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको इसी में आपको बेनिफिट्स भी पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग में बेनिफिट्स क्या हो जा रहे हैं, कंस्टेंट में बेनिफिट्स क्या हो जा रहे हैं, डिक्रीजिंग में बेनिफिट्स क्या क्या हो जा रहे हैं। तो अब हम लोग अपने पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो हमारा 3 स्टेजेस है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू अ सिचुएशन in which an increase in the input of factors of production
जब हम लोग अपने प्रोडक्शन में इंक्रीज़ चाहते हैं, हमारे आउटपुट में इंक्रीज़ चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे लेबर और हमारे कैपिटल में भी इंक्रीमेंट करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए कि आप पहले 100 गज़ के मकान में एक फैक्ट्री डालें, अब उसमें आप लोगों ने 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को काम पे दिया। सपोज़ करते हैं हम लोग 10 लोगों को काम पे दिए हैं, उस 100 गज़ के प्लॉट पे हम लोगों ने 10 लोगों को काम दिया है। अब 10 लोगों को काम के लिए हम लोग को 10 लोगों का सैलरी भी देना पड़ेगा, यानी कि कैपिटल देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कैपिटल भी दिया और 10 लोगों को काम पे भी लगाया। अब वो काम कर रहे हैं, लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ इन आउटपुट। जब हम लोगों ने 10 लोगों को काम पे लगाया, वही सेम काम कर रहे हैं वो लोग 10 लोग मिलकर उस 100 गज के एरिया में, तो हमें क्या है, प्रोडक्शन भी हमें ज़्यादा मिलेगा, यानी कि हमने जितना लेबर लगाया है, हमने जितने पैसे लगाए हैं, हमें उससे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। क्योंकि एक लेबर अगर सारे मिलकर काम कर रहे हैं तो हमारा काम जो है जल्दी तेज़ी से हो रहा है और हमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। In other words, as a firm of production process grows and utilize more resources, the efficiency and productivity per unit of input increasing, resulting in lower average cost and higher overall output। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 लोग मिलकर उस जगह पे काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन हाई हो रहा है, और प्रोडक्शन हाई होने के कारण क्या हो जा रहा है, जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो लो हो जा रहा है और हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे कि हम लोग सपोज़ करते हैं कि अगर कोई एक आदमी अगर एक बिस्किट बनाने का, पूरा पैकेट बनाने का अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहा है, और सेम चीज़ अगर 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और सेम बिस्किट का पैकेट पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमें 10 रुपये खर्च करने नहीं पड़ रहे हैं, हमें और कम खर्च हो रहा है, हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10 लोग अगर 10 बिस्किट का पैकेट बना रहे हैं, 10 से ज़्यादा बनाएंगे, एक आदमी एक बना रहा है तो 10 आदमी 100 बना रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग का जो ओवरऑल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है वो लो हो जाएगा और हम लोग का ओवरऑल आउटपुट जो है वो एक दिन में बढ़ जाएगा। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, वेयर लार्जर स्केल operations can achieve cost advantages and improvement efficiencies। तो ये एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बात पे भी आधार होता है ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम लोग लार्ज स्केल ऑपरेशंस को भी अचीव करते हैं एक अपने कॉस्ट एडवांटेजेस के साथ और अपने एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करते हैं। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपको होप समझ में आया होगा। और कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी आप समझते हैं। कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है एक सिचुएशन को जहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग अपना इनपुट इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि लेबर और कैपिटल इंक्रीज़ कर रहे हैं फॉर सर्टेन परसेंटेज लीड टू अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ इन आउटपुट। अगर हम लोग अपना कुछ इनपुट्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं फॉर सर्टेन परसेंटेज के लिए, तो हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ होता है एक सर्टेन परसेंटेज तक। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू डबल द इनपुट्स द आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल। अगर हम लोग किसी इनपुट को डबल कर देते हैं, यानी कि अगर हम लोग 10 लोगों की जगह 20 कर देते हैं, अगर 20 लोग हो गए तो 20 लोगों की वजह से हमारा आउटपुट भी बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा। अगर 10 लोग 100 कर रहे तो 20 लोग उससे ज़्यादा करेंगे, 200 करेंगे, 200 से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे या उससे भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम कम हो जाएगा, हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये होता है कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। दिस इम्प्लाइज दैट द प्रोडक्शन प्रोसेस एग्जिबिट्स constant efficiency and scalability with no diminishing or increasing returns as the scale of production changes। तो यहाँ पे जब हम लोग इनपुट्स को इंक्रीज़ करते हैं, आउटपुट्स जब हमारा बढ़ जाता है, डिक्रीज़ होने की जगह वो बढ़ता जा रहा है, रिटर्न बढ़ता जा रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हमारे पास गैप्स भी, टाइम लैप्स भी काफ़ी सारे हो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो गया। अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में समझते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, जहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ये रेफ़र करता है एक सिचुएशन को कि अगर हम लोग अपना इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस जो हो रहा है वो प्रोपोर्शनली स्लो हो रहा है, मतलब स्मॉल दिख रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा, उसका आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, तो हम लोग का वो डिक्रीज़ होता है। यानी कि हम लोग अगर 100 गज के एरिया में सिर्फ 10 लोग की ही जगह है, हम लोग वहाँ पे 15 कर दिए, 16 कर दिए, तो वहाँ पे काम सही से हो नहीं रही, वो काम ख़राब हो रहा है, उल्टा सीधा हो जा रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है कि हम लोग कैपिटल तो लगा रहे हैं, एम्प्लॉयज़ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि आउटपुट हम लोग का इंक्रीज़ होने की जगह डिक्रीज़ होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो इनको हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी
कहते हैं एज अ फर्म एक्सपेंड इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ इनपुट डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जहाँ पे हम लोग यही समझते हैं कि अगर हम लोग का एरिया अगर कम है और लोग बहुत ज़्यादा है तो काम नहीं होगा। तो अगर हमें लोगों का ज़्यादा रखना है, लोगों को ज़्यादा रखना है, काम ज़्यादा करवाना है, तो हमें एरिया भी बड़ा करना पड़ेगा। और एरिया अगर बड़ा हो रहा है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो हमें कैपिटल भी इन्वेस्ट करने होंगे, तभी हम लोग का जो प्रोडक्शन है वो कंस्टेंट रहेगा, वरना हम लोग एक टाइम पे नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। तो ये तो था डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने घर फैमिली में, अपने डिफरेंट कॉलेज के ग्रुप्स में, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप में। और अगर कहीं आप टेलीग्राम पे हो तो हमारे चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। वीडियो पूरा देख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।